नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे कि एनसीईआरटी का क्या इम्पोर्टेंस है और एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। क्या एनसीईआरटी के जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट का बुक को पढ़ना चाहिए या फिर उसे भी ना पढ़ करके क्या डायरेक्टली हम सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को लेकर के रिकमेंडेड बुक को पढ़ना चाहिए, यानी जो आज के डेट में रिकमेंडेड बुक यानी स्टैंडर्ड बुक जिसे माना जाता है, या फिर कोचिंग का मटेरियल को रेफर करना चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर के इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं सारी चीज़ें आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा। आमतौर पर स्टूडेंट अभी एक मेरे व्यूअर्स का सवाल था कि क्या सर महेश बर्नवाल सर की जो बुक है उसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ महेश बर्नवाल सर की जो ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है उसी से अपना ऑब्जेक्टिव या टेस्ट सीरीज के रूप में उसे लगाना चाहिए। क्या ये सफिशियंट होगा सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए या नहीं। ये तमाम सवालों को लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा पाऊं ताकि आपके सिविल सर्विस के प्रिपरेशंस को लेकर के आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, स्टडी मटेरियल को लेकर के, बुक सिलेक्शंस को लेकर के, और कहाँ से पढ़ें और किस तरह से पढ़ें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको तभी जा करके सारी बातें समझ में आएगी। पहले बात आपको बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विस में इम्पोर्टेंट रखता है आपके जितने भी टॉपिक हैं, आपके सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक के अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्लैरिटी, उसके जितने भी टर्मोलॉजीज हैं, जितने भी उसमें टेक्निकल वर्ड्स हैं और जितने भी फैक्चुअल या फिर फैक्ट्स हैं उसमें, ये तमाम चीज़ों का आपकी क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। अब यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही हम अलग अलग बुक को पढ़ते हैं, अलग अलग सोर्स को अपनाते हैं। एनसीईआरटी बुक अगर आप बात करें तो 6 क्लास से 12th क्लास तक तो अमूमन मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बिगनर हों या फिर एक दो बार एग्जाम भी दिए हों। होता यह है कि आप स्कूलिंग के टाइम जब होते हैं, +2 तक जब होते हैं, तो आप एनसीईआरटी के आर्ट्स पेपर को बहुत ही हल्के में या फिर उसे बहुत ही हल्के में ले करके उसे पढ़ाई करते हैं। और ना ही अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या फिर अगर सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो ये मान के चलिए कि आर्ट्स सब्जेक्ट को तो बिल्कुल भी हल्के में ले लिया जाता है। ना आपको असाइनमेंट करवाया जाता है, ना उस पर आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करवाया जाता है। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस और तवज्जो दिया जाता है वो आपका साइंस सब्जेक्ट को दिया जाता है। और साइंस सब्जेक्ट में स्टूडेंट अमूमन इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, ये सभी स्टूडेंट सही होते हैं। लेकिन जैसे ही बात आता है आर्ट्स सब्जेक्ट का तो उसमें आपको बहुत दिलचस्पी कम देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट भी बहुत कम स्टूडेंट में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं या करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो आपको साइंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको और वैल्यू देना पड़ता है आर्ट सब्जेक्ट को। जो भी हमारा सोशल स्टडी वाले जितनी पेपर हैं, इस पेपर का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। इस वक्त आपको एनसीईआरटी का वैल्यू और इम्पोर्टेंस पता चलता है कि एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की अगर पढ़ने की बात किया जाए तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शुरू में बहुत ज़्यादा बोरिंग, बहुत ज़्यादा आपको टफ लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। लेकिन आपको पढ़ना तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के बिना तो आपका सिविल सर्विस का दरवाज़ा खुलेगा नहीं। इस वक्त स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट के रूप में आप एनसीईआरटी का सार को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी को उसको क्रस्ट बना करके अलग अलग जो बुक डिजाइन किए हुए हैं, जैसे महेश कुमार बर्नवाल की बुक मैंने काफ़ी देखा है, तो उस बुक को पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि महेश बर्नवाल की बुक को पढ़ने से पहले या कोई भी एनसीईआरटी का सार को पढ़ने से पहले क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए हम एनसीईआरटी का सार को पढ़ना स्टार्ट करें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं दोस्त, मीडियम आपका चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो भी चीज़ें फैक्ट लिखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें लिखा हुआ है, ये आपका क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रख करके आप पढ़िए। उसे 2-3 बार आप ऐसे रीडिंग डाल करके पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि भोजन क्या है, पोषण क्या है, तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है, पदार्थ क्या है। ये तमाम चीज़ें जब आपके फंडामेंटल क्लियर होते चले जाएंगे, और आपका फंडामेंटल देखिए क्लियर एनसीईआरटी से ही होगा, ये बात आप मान लीजिए आज इस वीडियो के माध्यम से, या फिर आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप किसी अन्य बुक के सार को पढ़िए, चाहे वो महेश बर्नवाल की हो या फिर एनसीईआरटी का कोई भी सार हो, उसके बाद आप पढ़िए। ऐसा इसलिए आपको करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी बुक एनसीईआरटी का सार में लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी को ही आधार मान करके लिखा गया है। आप जब तक एनसीईआरटी के लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, एनसीईआरटी की बातों को नहीं समझ पाएंगे, दूसरा बुक को अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टीज महसूस होगा। हाँ, ये अलग बात है कि एनसीईआरटी के सार जो बनाए गए हैं उसे थोड़ा सा
डाइल्यूट करके, थोड़ा सा इजी करके, उसके साथ में आपको आंसर भी देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ते हैं तो आपको अदर जो एनसीईआरटी का सार का बुक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि महेश बर्णवाल की जो बुक है उसे आपको पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। महेश बर्णवाल बुक जो आपका है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी आ गया है सभी सब्जेक्ट का आपको वस्तुनिष्ठ किताब जो है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एनसीईआरटी का जो महेश बर्णवाल के सार है वह भी बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ बुक है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं और बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के, अब तो इंग्लिश मीडियम में भी वो बुक अवेलेबल हो चुका है, तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपको एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल बुक है उसे ही आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद महेश बर्णवाल बुक, आप ये दो सोर्स जरूर रखिएगा, एक तो एनसीईआरटी का और एक महेश बर्णवाल का। ये दोनों बुक आपके पास इंपॉर्टेंट के रूप में बहुत महत्वपूर्ण समझ करके इसको आप रखे रहिए और इसको पढ़िए डेली। दोनों को पढ़ने के बाद देखिएगा कि आपको जीएस में, आपको आर्ट्स में अच्छा खासा पकड़, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली आपको रीडिंग डालना होगा। अगर आप भूकंप चैप्टर को निकाले हैं तो भूकंप को अच्छे से पढ़ लीजिए, सुनामी को अगर पढ़ रहे हैं तो सुनामी को अच्छे से पढ़ लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं तो उसे आप अच्छे से पढ़िए। दोनों एनसीईआरटी को भी पढ़िए और महेश बर्णवाल, वैसे बात तो दोनों का इन्फॉर्मेशन एक ही है, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी है। उसके बाद महेश बर्णवाल की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसे भी आप पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव जो वहाँ पे फ्रेम किए हुए हैं, उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का आंसर है, आंसर में 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के बाद जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे भी अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारिएगा तो जीएस में आप फेल कर जाइएगा, क्योंकि चीज़ों को समझने की जरूरत है। जीएस में जितना आप समझेंगे, जितना आप उसको कंप्रेहेंसिव तरीके से एलोबरेट करके, कोरिलेट करके आप समझ पाएंगे, उतना ही फायदेमंद होगा। आप ये समझ रहे होंगे कि मुझे रट्टा मार लेना है, कोई निमोनिक्स याद कर लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है, खास करके सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि पीटी सिर्फ आपको पास नहीं करना है, आपका जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका बॉडी है, आपका मेंस आपको लिखने आना चाहिए। और मेंस तभी आपसे लिखाएगा जब आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके माइंड में हो, और वो तभी उपलब्ध हो पाएगा माइंड में आपका इंफॉर्मेशन जब आप जीएस पेपर को रीडिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको आप कोरिलेट करके समझेंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा बात है कि क्या सर नोट्स बनाना चाहिए एनसीईआरटी का या नहीं बनाना चाहिए। देखिए टाइम कंज्यूमिंग तो है, अगर आप एनसीईआरटी का नोट्स बनाते हैं या महेश बर्णवाल सर की जो बुक का नोट्स बनाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है तो किताब को डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइटर से हाईलाइट करके उसे पढ़िए, और छोटी छोटी चीज़ें नोट्स बनाइए जो आपका आउट ऑफ बुक आपको देखने को मिल रहा है, कुछ न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है, तो वो तमाम चीज़ों का अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है तो उसका नोट्स आप बनाते चलिए। बाकी एक प्रकार से महेश बर्णवाल जो बुक है वो एक प्रकार से नोट्स ही समझ लीजिए, आप एनसीईआरटी को भी आप नोट्स ही समझ लीजिए और इसी तरह से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और टेस्ट सीरीज के लिए महेश बर्णवाल की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसे आप पूरा का पूरा लगाते रहिए। अगर ऑब्जेक्टिव महेश बर्णवाल से नहीं लगा रहे हैं तो एक बुक और आपको बताना चाहूँगा जो आपका घटना चक्र का बुक है। घटना चक्र में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स के स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं या फिर यूपीएससी के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों तीनों बुक को आप अच्छे से रिकमेंडेशंस के आधार पर आप इसे पढ़िए। यकीन मानिए कि आपका इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता जाएगा, आपका जीएस में भी पकड़ अच्छी होती जाएगी, और साथ ही साथ जीएस का जो भी हडल्स होता है स्टूडेंट में वह भी दूर होता चला जाएगा। और ये चीज़ें करना आप कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको करना है। अपने आप को सेपरेट करके पढ़ाई कीजिए और लगातार इसे कंटिन्यूअसली पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कहाँ से और किस तरह से और भी मजबूती के साथ पढ़ा जाना चाहिए और कौन सा रिकमेंडेड बुक आपको पढ़ना चाहिए, ये तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, फर्दर को नए वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।